तो हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पे, आप लोग को बताया जा रहा था, जैसे मान लीजिए क्लास 10th और एनसीईआरटी एक्सरसाइज एकदम पहला नंबर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग रिलैक्स होकर पढ़िए, एकदम सबसे इजी चैप्टर है और इससे आपको एटलीस्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। जैसे मान लीजिए अगर देखते हैं, इसका नाम क्या है, रियल नंबर नाम है। ये चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर। जैसे मान लीजिए चैप्टर जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इसका नाम है रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, यानी जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, वास्तविक संख्या कहा जाता है। इस तरह से वास्तविक संख्या, गौर से समझिएगा। ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे थे ये आपको वास्तविक संख्या से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए ये जो हम लोग देखने जा रहे हैं, गौर से समझिएगा। अगर मान लीजिए अगर ये चैप्टर स्टार्टिंग हम लोग करते हैं तो इससे आपको एटलीस्ट 8 या 10 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको पूछता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंस कितना है आपके एग्जाम के लिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आप लोग देखिएगा आपको बोला क्या जा रहा है, इसमें सबसे ईजी चैप्टर है लेकिन क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आपको आता है। जैसे मान लीजिए आप लोग पहले समझिए, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग देखते हैं 9th क्लास में आप लोग क्या पढ़कर आए थे, ये जो वास्तविक संख्या होता था, तो जो रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर को कितने भागों में बांटते थे, 2। रियल नंबर अगर देखते हैं, जैसे नंबर को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते थे, जैसे रियल नंबर और क्या होता है, एक इमेजनरी नंबर होता था। जैसे अगर हम लोग थोड़ा सा नंबर के बारे में बता देते हैं तो गौर से समझिएगा, नंबर को 2 भागों में बांटा जाता था इस तरह से। जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं, एक होता था रियल नंबर, ठीक है, और दूसरा क्या होता था, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इस तरह से गौर से समझिएगा। अगर इसको हम लोग बोलते थे वास्तविक संख्या और इसको क्या कहते थे, काल्पनिक संख्या कहते थे, काल्पनिक काल्पनिक संख्या, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखते थे, क्या पढ़कर आए थे। जैसे मान लीजिए आपको देखिए, अब यहाँ पे हम इसके बारे में इतना डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि ये आपको ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि ऐसा हम एज्यूम करके चलेंगे कि आप नंबर के बारे में जानते हैं। जैसे अब बताइए, अब यहाँ पे हम इवन नंबर तो नहीं बता सकते हैं कि सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, ये सब यहाँ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि इसके बारे में आपको जानकारी है। और आगे की ओर हम लोग क्या, चूँकि अब मान लीजिए आप लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और 10th क्लास के बच्चे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट ये सब जानते हैं पहले ही से। तो नंबर को 2 भागों में बांटा जाता था, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर के बारे में देखेंगे और इमेजिनरी नंबर क्या होता था, इस तरह से देखिए। ये जो रियल नंबर है एक क्लास 10th में पढ़ना है आपको, क्लास 10th में इसके बारे में पढ़ना है। ये इमेजिनरी नंबर जो है ये आपको हायर क्लास में स्टडी कीजिएगा तो वहाँ पे इमेजिनरी नंबर आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 11th 12th में आपको पढ़ना होता है इस तरह से। तो अब हम लोग गौर से समझेंगे, ये जो रियल नंबर के बारे में यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं, तो रियल नंबर को भी 2 भागों में बांटा जाता था, ठीक है। रियल नंबर को कितने भागों में बांटते थे, 2 नंबर में। एक तो होता है रेशनल नंबर, क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, और दूसरा क्या होता है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इस तरह से ये तो नंबर है ही, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, नंबर। एक क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया इस तरह से। अब गौर से समझिएगा, एक किसको हम लोग बांट रहे हैं, जैसे मान लीजिए रियल नंबर को 2 भागों में बांटते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के टर्म में, जिसको हिंदी में इसको कहा जाता है परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर को बोलते हैं क्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इस तरह से हम लोग स्टडी करते हैं। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे। जैसे इस क्या कहा, ये ज़्यादातर आपको 10th क्लास में 2 ही पढ़ना है। 10th क्लास में जो आपको हम बताएंगे तो इस नंबर के बारे में बताएंगे और इस नंबर के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो और 11th में ये सब पढ़ना है, हायर क्लास में स्टडी कीजिएगा तब। लेकिन फिर भी जैसे मान लीजिए अब हम देखिए आपको बता रहे हैं कि ऐसे अगर नंबर की बात किया जाता है तो नंबर अगर हम लोग देखें तो बहुत तरह के नंबर होते हैं। तो वो सब नंबर आपको पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, तो वहाँ यहाँ पे हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोग देखते हैं, इन नंबर को 2 भागों में बांटा जाता है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर।
रियल नंबर को दो भागों में फिर से बांटते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रियल नंबर को वास्तविक संख्या कहा जाता है, इमेजिनरी नंबर को काल्पनिक संख्या कहा जाता है। तो अब कहिए कि सर आप एक बात बताइए, ये तो ठीक है हम जान गए कि इतने सारी बातें होता है, जैसे नंबर को दो भागों में बांट लिए और ये जो होता है रियल नंबर को भी दो भागों में बांटे, तो जरा इसके बारे में भी तो बता सकते हैं ना। हाँ, ये सब आपको हम बताएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए ये सब जानना भी ज़रूरी है आपको। तो रियल नंबर क्या कहते हैं, जैसे देखते हैं नंबर का मतलब क्या होता है। यहाँ तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये आपको होता है कि अगर हम लोग देखते हैं इस नंबर की बात करते हैं, तो नंबर को दो भागों में बांट रहे थे। रियल नंबर क्या होता है, जैसे मान लीजिए दुनिया के जितने सारे आपको संख्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर, यानी क्या कह सकते हैं, वास्तविक संख्या। मतलब वैसा संख्या जो आपको कह सकते हैं क्या, रेशनल और इरेशनल फॉर्म, मतलब किसी भी फॉर्म में अगर लिखा जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर कहते हैं। इमेजनरी नंबर क्या होता है, इमेजनरी नंबर का नाम होता है काल्पनिक संख्या। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए इमेजनरी नंबर समझने की कोशिश करते हैं, जैसे ए लिखा रहता है ए प्लस आई बी, और क्या रह सकता है ए माइनस आई बी के टर्म में रहेगा। इस तरह से कोई संख्या अगर लिखा रहेगा तो इसको हम लोग काल्पनिक संख्या बोलते हैं। ये सब कोई संख्या आपको क्या होता है, काल्पनिक संख्या। या तो लिख सकते हैं क्या, कभी कभी आप ऐसा लिखा हुआ देखेंगे 2 3i, और या तो नहीं तो ऐसे लिखा होता है 4 + 6i। इस तरह से देखते हैं ना, जिसके साथ में आई जो होता है, तो आई को हम लोग क्या बोलते हैं, आई को आयोटा कहते हैं। तो इसके बारे में आप दिमाग मत लगाइए उतना कि ये होता क्या है, तो आप ऑलरेडी सिर्फ जान लीजिए कि इसके बारे में हम लोग इतना बोलते हैं, क्योंकि ये सब 11th में पढ़ाएंगे आपको। 11th में ये सब पढ़ना है। एक चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर रहेगा, तो वहाँ पे आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, कंजुगेटिंग क्या होता है, ये सब आपको 11th में पढ़ना है, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए कि नंबर को रियल नंबर, इमेजनरी नंबर में क्लासिफाइड करते हैं। तो रियल नंबर की बात करते हैं, तो रियल नंबर जैसे मान लीजिए कुछ भी लिख लिए, इंटीजर की बात करते हैं, ए रियल नंबर का एग्जांपल यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4, -1 -2 -3 √3 √5, ये सब क्या कहलाता है, ये सब आपको रियल नंबर कहलाता है। मतलब अगर हम लोग देखते हैं ये सब एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 √3 √5 √7, कुछ भी लिखा रहेगा। मतलब 4/7 आपको क्या लिखेंगे, 3/7 8/9, ये सब क्या कहलाएगा, सब के सब आपको क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। मतलब कि किसी भी संख्या को या तो p/q के फॉर्म में लिखिए या तो p/q के फॉर्म में मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दुनिया का जितना सारा संख्या होगा वो आपको क्या कहलाता है, वो सब आपको वास्तविक संख्या के थ्रू आता है, ठीक है। जैसे आपको बोला है कि बताओ बाबू कि रियल नंबर होता क्या है, तो आप बोलिएगा 2 4 -1 -2 -3 √3, ये सब क्या होता है, सब रियल नंबर होता है। तो अब आप लोग को रियल नंबर समझ में आ गया। अब सेकेंड में देखते हैं क्या, रेशनल नंबर की बात करते हैं। ये जो रेशनल नंबर होता है वो समझिएगा, क्योंकि हम लोग ये आपको मेन यही इंपॉर्टेंस कर सकते हैं, ये पूरा ये चैप्टर का ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल यही रखता है। एक होता है रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब देखिए कि इफ द नंबर विच हैज रिटन इन टर्म्स ऑफ p/q, मतलब वैसा संख्या जो p/q के फॉर्मेट में लिखा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। हेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी क्या होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वैसे संख्या को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। तो आप लोग देखिए गौर से समझिएगा, रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे परिमेय संख्या क्या कहा जाता है, मतलब कि वैसा संख्या जिसे p/q के फॉर्मेट में लिखा जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको रेशनल नंबर कहा जाता है, ठीक है। मतलब देखिए अब बोलेगी सर ऐसे तो समझ में नहीं आया, एक एग्जांपल बताइए। तो देखिए इसका एग्जांपल लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिख दिए, इस तरह से 3/4 लिख दिए, क्या लिख दिए 3/4, तो ए p/q के फॉर्मेट में है ना जी, q डज नॉट इक्वल टू 0, या तो लिख दीजिए क्या 7/, इस तरह से 7/11 लिख दीजिए, ए p/q के फॉर्म में है। और भी जैसे मान लीजिए मतलब बटा के फॉर्म में रहेगा, पूर्णांक जिसको कहते थे ना वही बस। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 9/, मान लीजिए यहाँ पे 13 दिन लिख दीजिए, 13 लिख दीजिए, etc का मतलब और भी कुछ हो सकता है। तब आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब p/q, इसको p बोल रहे हैं, इसको q बोल रहे हैं, p बोल रहे हैं, q बोल रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि अब बोलेगा कि सर ये वाला लिख दे 4/2, तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा,
क्योंकि मान लीजिए 2 से 2 टाइम्स तो कट गया तो यहाँ दोनों हो गया जी, तो ये परिमेय संख्या पी बाई क्यू के फॉर्मेट में तो लिखे नहीं, यानी ये 4/2 आपको क्या कहलाएगा, ये आपको रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। देखिए रेशनल नंबर वैसा संख्या होता है इफ अ नंबर विच हैज रिटन इन टर्म्स ऑफ पी बाई क्यू, मतलब कि वैसा नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के टर्म में अगर लिखेंगे तो उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 3/4, 7/11, 9/13 etc का मतलब और भी होता है। अब बहुत सारा बच्चा खुरफाती माइंड वाले होते हैं, मतलब कि वो जरूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं और वो गलती से क्या कर देते हैं, बोलते हैं कि सर ऐसा पी बाई क्यू में लिख देते हैं क्या, 6/3 लिख देते हैं, तो ये भी तो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में है, तो इसको भी रेशनल नंबर बोलेंगे। तो आपको ये सोचना भूल है, क्यों, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे 3 को 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब कि ये कितना आ गया, 2 आ गया, 2 पी बाई क्यू के फॉर्मेट में है नहीं ना, है, तो ए क्या हो जाएगा, ए आपको रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, मतलब जो कट जाएगा सीधा सीधी 1 2 3 के टर्म में अगर लिख लेते हैं तो वो आपको रेशनल नंबर नहीं कहलाता है। ठीक है, अब ए रेशनल नंबर के बाद आगे आपको ई रेशनल नंबर की बात करते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ई रेशनल नंबर। तो इसको बोलिए क्या, इफ अ नंबर which has written in terms of which has not written in terms of p by q, मतलब देखते हैं जो आपको p by q के अगर फॉर्मेट में नहीं रहता है तो आपको क्या बोलते हैं हम लोग, इस तरह से इसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, जो p by q के फॉर्मेट में रहता है उसको परिमेय, जो p by q के फॉर्मेट में नहीं रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल इसका समझना चाहें तो देखिए √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, 2√2 हो गया, 3√2 हो गया, ये सब क्या कहलाएगा, ये सब आपको क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा हम लोग, अब यहाँ पे आप लोग को नंबर के बारे में इतना, देखिए 10th क्लास में इतना ही नंबर के बारे में पढ़ना है, और भी जैसे मान लीजिए आपको फिर से हम एक बार रिव्यू करवा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। देखिए नंबर की बात करते हैं, नंबर का मतलब होता है संख्या को दो भागों में बांटते हैं, एक होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होता है, जिसको वास्तविक संख्या कहते हैं। दुनिया का जितना सारा संख्या होगा जैसे जिसको हम लोग लिख सकते हैं वो आपको या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो नेगेटिव होना चाहिए, तो कुछ भी होना चाहिए, वो सब क्या कहलाता है, वो सब हम लोग वास्तविक संख्या के थ्रू आता है। मतलब कोई नंबर लिख दीजिएगा ना, 1 से लेकर करोड़ अरब जो लिखना है, लाख, 100 जो लिखना है लिख दीजिए, वो सब सब संख्या कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, ये रियल नंबर का एग्जाम्पल बता रहे थे, 1, -2, -3, -4, -1, इस तरह से कुछ भी अगर लिख देते हैं ना हम लोग, 4/7, 3/7, 8/9, ये सब सब रियल नंबर होता है। सेकेंड पॉइंट बोल रहे थे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता था, जैसे काल्पनिक संख्या, मतलब उसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं ये आपको 11th क्लास में पढ़ाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स चैप्टर रहता है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर आएगा, वहाँ पे आपको डिटेल में समझाएंगे। काल्पनिक संख्या मतलब a+i भी रहता है, a-i भी रहता है। आई को हम लोग आयोटा बोलते हैं, जो आप लोग को समझ से कर सकते हैं, अभी आप नहीं समझ सकते हैं इसके बारे में। 2+3i और 4+6i लिखते हैं इस तरह से, तो ये सब क्या कहलाता है, ये सब इमेजिनरी नंबर कहलाता है। तो इसके बारे में आपको भी जानकारी सिर्फ हल्का बता दिए हैं ताकि दिक्कत ना हो। चलिए, रियल नंबर को दो भागों में बांटते थे, रेशनल नंबर, ई रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता था, जैसे मान लीजिए वैसा संख्या इफ ए नंबर विच हैज रिटन इन टर्म्स ऑफ पी बाई क्यू, मतलब कि कोई संख्या को अगर पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जाता है तो वो आपको रेशनल नंबर कहलाता है। जैसे 3/4, 7/11, 9/13 एक्सेट्रा, मतलब और भी होता है। अब बोलेंगे क्या 6/3 भी रेशनल नंबर है, नहीं, क्यों, क्योंकि 3 से कट जाएगा, 2 टाइम्स आ गया तो ये एक इंटीजर है, तो ये आपको रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। 4/2 ये सब रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या, मतलब कि किसी भी संख्या को या किसी भी नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्मेट में अगर नहीं लिखा जाता हो, मतलब कि इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, रेशनल का जस्ट उल्टा आपको क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। जैसे √2, √3, √5, 2√2, 3, इस तरह से ये सब क्या कहलाता है, etc का मतलब और भी हो सकता है इस तरह से। ठीक है, ये सब हम लोग क्या देख लिए कि ये आपको नंबर के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब इसके बाद नंबर के बारे में जब स्टडी कर लिए हैं तो अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं आगे की ओर। इसके आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में और इम्पोर्टेंस है क्या। ठीक है, इसको जरा इरेज करें, आप लोग भी इस तरह से नोट कर लीजिएगा, समझ में आ गया होगा तो, क्योंकि ए ज़्यादा इसी का यूज़ होगा आपको, मतलब ये चीज़ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है।
अच्छा, अब हम लोग देखते हैं क्या इसके बारे में अगर बात करते हैं, अब आगे की ओर हम लोग देखें जो रियल नंबर चैप्टर हम लोग स्टडी कर रहे हैं अब, ठीक है। अब इस चैप्टर के थ्रू गौर से समझिएगा। अब हम लोग को क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आप लोग को तो इवन नंबर मतलब सम संख्या के बारे में जानते हैं, वैसा संख्या जो 2 से कट जाता है सम संख्या कहलाता है। विषम संख्या वैसा संख्या जो 2 से नहीं कटता है, मतलब दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 2, मतलब अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा वो आपको विषम संख्या कहलाता है। इस तरह से बहुत सारे आपको नंबर होते हैं, तो वो सब नंबर आपको जानकारी होगा, शायद नहीं होगा तो पिछले वाले नोट्स देख लीजिए, या तो 9th क्लास का बुक उठा करके देख लीजिए। और अब हम लोग देखते हैं, अब आगे पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये जो रियल नंबर हम लोग चैप्टर जो स्टडी करने जा रहे हैं, हम लोग देखते हैं क्या रियल नंबर, इस चैप्टर के थ्रू हम लोग देखेंगे क्या इसके बारे में अगर लिखा जाएगा एक वास्तविक संख्या। इस चैप्टर में इम्पोर्टेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक साइंटिस्ट आए, आप भी मान लीजिए आपके जैसा ही कोई महानुभाव होगा जो ज़रूरत से ज़्यादा सोचता होगा, रिसर्च करता होगा। सिमिलरली उसी तरह से क्या बताया जा रहा है वो समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्या, आपको एक थ्योरम समझाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट में लिखेंगे क्या, ये देखते हैं यूक्लिड का थ्योरम। मतलब क्या होता है, यूक्लिड प्रमेय, क्या बोलते हैं यूक्लिड प्रमेय आपको सिखाते हैं, ठीक है। इसको गौर से समझिएगा, क्योंकि मान लीजिए सब समझ में आ जाएगा तो सब आसान है। मान लीजिए यूक्लिड थ्योरम क्या होता है वो गौर से समझिएगा। अगर मान लीजिए देखते हैं कि एक साइंटिस्ट थे, कौन साइंटिस्ट थे, जैसे यूक्लिड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटलीस्ट 19th सेंचुरी मतलब 9th सेंचुरी में इसके बारे में रिसर्च किए और डेवलप किए, एक रूल बताए। जैसे मान लीजिए ये देखते हैं क्या, जब हम लोग यूक्लिड थ्योरम क्या होता है वो समझिएगा। यूक्लिड थ्योरम जैसे अगर हम लोग देखेंगे, एक साइंटिस्ट बोले कि देखो भाई अगर किसी भी टर्म को हम लोग देखते हैं क्या होता है, अगर मान लीजिए किनके यूक्लिड थ्योरम, ठीक है। अब ये जो यूक्लिड थ्योरम थे तो इसके अकॉर्डिंग बोले कि देखो किसी भी टर्म को अगर आपको लिखना है तो किस टर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर देखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इस तरह से एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक कंसेप्ट दिए। फिर देखते हैं क्या आर का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन 0 और आपको लेस देन कितना 20 से। ये देखते हैं कि एक कंडीशन आपको कंसेप्ट बना करके हम लोगों को बता दिया गया था यूक्लिड के अकॉर्डिंग। मान लीजिए अगर हम लोग देखते हैं, अब हम लोग ये जो कंसेप्ट था ये किन्होंने, ये किसने, इसको हम लोग गौर से समझते कि ये होता क्या है, क्योंकि ये अगर समझ में आ जाएगा तो फिर आपको क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। कर सकते हैं यूक्लिड नामक साइंटिस्ट कौन, एक यूक्लिड नाम, जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ करके कुछ अच्छा रिसर्च किए, अच्छा डेवलप किए, तो आप लोग का भी नाम पड़ेगा कि ये देखते हैं कि एक्स होता है, एक्स थ्योरम या तो जो थ्योरम होगा। तो यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरम मतलब एक परिमेय का क्या किए, रिसर्च किए मतलब खोज किए, और वो बताया कि देखो भाई किसी भी संख्या को अगर उसका एचसीएफ या एलसीएम आपको कैलकुलेट करना है या तो डिवीजन हम लोग बोलते हैं, तो उसको इस तरह से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। लेकिन आप उन्होंने एक कंडीशन बताया कि जो आर का मान होगा ना, जो आपको 0 से बड़ा होगा और आपको क्या होता है बी से छोटा होगा, हमेशा 0 से बड़ा और बी से आपको क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पे समझते हैं कि ए होता क्या है। अच्छा, अभी हम लोग कुछ समय पहले देखते हैं, एक बच्चा पार्टी की तरह सिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप डिवाइड करते थे, क्या करते थे, डिवाइड किसी चीज़ को, मान लीजिए अगर आपको डिवाइड करना होता था तो इसको डिविडेंड बोलते थे। एक फॉर्मूला ऐसे शायद आप लोग पढ़ कर आए थे, क्या पढ़ कर आए थे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर, ठीक है। इसको हिंदी में पढ़ते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ क्या शेष। ऐसा पढ़े थे, याद कीजिए, ऐसा आप लोग शायद पढ़े होंगे कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये आपको पढ़ना था, ठीक है।
अब इसको हम लोग इसी को समझते हैं कि डिविडेंड होता है क्या है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, इसके बारे में जरा स्टडी करें। तो देखिएगा, अगर हम लोग ये डिविडेंड की बात करते हैं, जो भाज्य होता है, मतलब अगर हम लोग देखेंगे, अगर इस तरह से लिखा जाएगा इस फॉर्मेट में बच्चा पार्टी की तरह, तो देखिए अगर हम लोग डिविडेंड की बात करते हैं तो इस बीच वाला टर्म को भाज्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भाज्य। इसको हम लोग भाजक कहते थे और इसको क्या कहते थे? भागफल। और नीचे जो आ जाता था उसको हम लोग क्या कहते थे? शेषफल बोलते थे। ठीक है, इस तरह से बोलते थे, याद कीजिए, ऐसा पढ़े थे ना। अब इसको इंग्लिश की बात करते हैं तो इसको हम लोग डिविडेंड, इसको डिविडेंड कहा जाता है, डिविडेंड। आप लोग भी लिख लीजिएगा। इसको डिवाइजर बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशेंट बोलते हैं, कोशेंट कहा जाता है। और इसको क्या कहते थे? रिमाइंडर। ठीक है, इस तरह से अब गौर से समझिएगा, ये जो फॉर्मेट होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर और कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये जो टर्म होता है इसको हम लोग गौर से समझेंगे क्या कहा जाता है। अच्छा एक बात बताइए, इसके बारे में जरा समझा देते हैं, क्योंकि सब यही आपको इम्पोर्टेंट है, यूक्लिड के थ्योरम, और इसके बाद सब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। डिविडेंड क्या होता था? मतलब कि किसी भी टर्म में अगर किसी को भाग दिया, मतलब कि जिसमें भाग दिया जाता है ना, उसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। मतलब दुनिया का जितना संख्या होगा उसमें अगर किसी संख्या से अगर आप भाग दे रहे हैं तो वो आपको क्या कहलाता है? डिविडेंड। और डिवाइजर की बात करें, मतलब जिससे भाग दिया जा रहा है, मतलब जिसमें भाग दिया जाएगा डिविडेंड, और जिससे भाग दिया जाएगा डिवाइजर कहलाता है। अब भाग देने के बाद कुछ आएगा ना, मतलब भागफल, उसी को कोसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोसेंट कहते हैं। अब मान लीजिए भाग देने के बाद कुछ ना कुछ तो शेष बचेगा ही, और नहीं भी बच सकता तो मतलब जीरो होगा, तो नीचे वाले टर्म को आपको क्या कहा जाता था? रिमाइंडर कहा जाता था। ठीक है, तो ए ऑलरेडी देखते हैं, ए कंसेप्ट ऑलरेडी इसी के अकॉर्डिंग बना हुआ है। हेयर अब देखते हैं क्या बताया जा रहा है, कि इसको हम लोग ए बोल रहे हैं, डिविडेंड को क्या कहा जा रहा है? ए कहा जा रहा है। डिवाइजर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इस तरह से बी बोल रहे हैं, डिवाइजर को क्या बोल रहे हैं? बी, डिविडेंड भी। और इसको हम लोग क्यू बोल रहे थे, अब प्लस से क्या हो गया? आर हो गया। मतलब इसी के टर्म में लिखा जा रहा है। अगर हम लोग लिखे तो इसको क्या कहा जा रहा था? ए, इसको भाज्य को हम लोग ए बोल रहे हैं और इसको बी बोल रहे हैं। ठीक है, इसको ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं, और इसको क्यू बोल रहे हैं, और नीचे वाला को क्या बोल रहे हैं? आर बोल रहे हैं। तो ये सबको समझ में आ गया कि इस तरह से ही हम लोग लिख करके ए कर सकते हैं, एक कंसेप्ट बनाए थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मतलब कि ए कौन होगा? जो इसको और इसको गुना करके इसको जोड़ेंगे तो ए वाला टर्म आपको ऑलरेडी निकल चुका होगा। ठीक है, तो ये शायद आपको, आई होप दैट आपको समझ में आया होगा कि इस तरह से लिखे कैसे। यूक्लिड नामक साइंटिस्ट बोले थे कि ये जो हम लोग टर्म लिखते हैं डिवाइजर और डिविडेंड, एक कोसेंट और एक क्या होता था? रिमाइंडर। तो इसी कंसेप्ट पे, मतलब अभी आप 10th क्लास में इतना ही पढ़कर, इससे पहले वाले प्रीवियस वाले क्लास में आप इतना ही स्टडी किए थे, ये सब टर्म में हम लोग लिखते कैसे हैं। अब यहाँ पे स्टडी करें, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और इस तरह से हम लोग ए बराबर बी क्यू प्लस आर इस तरह से लिखे। ये यूक्लिड का दिया हुआ रूल था और इसके अकॉर्डिंग ये कम्प्लीटली बन करके रेडी हो गया। ठीक है, अब देखिए, अभी भी आप लोग को थोड़ा बहुत दिक्कत होगा तो घबराइए नहीं, एक एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए इसको अब मिटाते हैं, ये सब नोट कर लीजिएगा, ये सब फार्मूला याद कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं, एक आपको ऑलरेडी बताया जा रहा है कि एक थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम में आएगा कैसे? अब बच्चा पार्टी की तरफ मत बना लेना एग्जाम में। ठीक है, एक क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन आपको देखते हैं क्या बताया जा रहा है यूक्लिड के अकॉर्डिंग। देखिए बोला जा रहा है ना कि HCF कैलकुलेट करना है। क्या निकालना है? HCF कैलकुलेट करना है। HCF किसके थ्रू? यूक्लिड थ्योरम के थ्रू। ठीक है, यूक्लिड प्रमेय का यूज करके क्या निकालना है? HCF। देखिए HCF निकालने के लिए आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि मतलब भाग द्वारा, यहाँ पे आपको यूक्लिड का यूज करके बनाना है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? 135 एंड NCERT का पहला नंबर लिखा हुआ है 135 एंड 225 लिखा हुआ है, यही ना लिखा हुआ है जी? हाँ 225 है। अब बोला क्या जा रहा है कि इसको HCF निकालिए, किसके थ्रू? यूक्लिड थ्योरम के थ्रू निकालना है। नहीं तो बच्चा पार्टी की तरह डिवाइड करके मत निकालने लग जाना। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या।
अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा रफ, मतलब आप क्या कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं। रफ में क्या होता है तो 135 से भाग दे दीजिएगा 225 में, 1 टाइम्स लगेगा 135, रिमाइंडर बचेगा 90, 90 से फिर किस में भाग देते थे 135 में, फिर से 130 90 टाइम्स कटेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 45, फिर से भाग देंगे तो ए देखिए ए वाला टर्म को यहाँ पे लिख देते थे, मतलब जो इसमें भाग दिए फिर से इसमें भाग दिए, शेषफल बचा फिर से इसमें भाग दिए तो कितना टाइम्स 92 जा, तो HCF इसका कितना हो जाता था ये आपको 45। ये कहते थे कब निकालते थे, याद कीजिए ये आप पढ़ते थे तो ऑलरेडी 8 क्लास में 6 क्लास में ऐसे HCF कैलकुलेट करते थे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पे ऑलरेडी HCF निकालना है किसके थ्रू, यूक्लिड के थ्रू। तो एग्जाम में आपसे एग्जामिनर ये नहीं देखना चाहता है कि आप इस तरह से बना रहे हैं, एग्जामिनर आपसे देखना चाह रहा है कि आपको यूक्लिड थ्योरम आता है या नहीं आता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब सॉल्यूशन इसको करेंगे तो देखिएगा सॉल्यूशन अगर करेंगे तो अब यूक्लिड थ्योरम, अब देखते हैं वी हैव यूक्लिड थ्योरम। तो यूक्लिड थ्योरम क्या होता था जी बताइए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता था, यही ना होता था। आर का मान 0 से बड़ा और क्या होता था, इस तरह से देखते हैं बी से छोटा होता था, मतलब कि ए बी वाला से ए वाला छोटा होगा। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग ए किसको बोल रहे हैं, ए का मतलब क्या होता है, अब यहाँ से चीटिंग करने के लिए सीख लीजिए, ए इसको बोल रहे हैं मतलब जिसमें भाग दिया जा रहा है उसको ए कहा जा रहा था, ए की जगह पे क्या लिख दिए 2 2 5। बी किसको बोल रहे हैं, मतलब जिससे भाग दिया जा रहा है, तो भाग किससे दिया जा रहा है 135 से, 135 लिख दिए। और क्यू किसको बोला जा रहा है, मतलब कि जितना भाग देने कितना से भाग लग रहा है 1 टाइम्स तो 1 टाइम्स, और इसमें शेषफल कितना बचा था जी 90, तो इस तरह से हम लोग क्या लिख दिए 90। गौर से ध्यान से देखे तो आर का मान जो है, आर इसी को ना करें 0 से बड़ा है लेकिन 20 से छोटा है, 135 से छोटा है ना जी, इसका मतलब यही होता है। अब देखिए अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप ए वाला को उतारते हैं, मतलब इसको अब यहाँ पे लेकर के आएंगे 135। और 135 में आपको सोचना है डिवाइड किससे करना है, रिमाइंडर से डिवाइड करना है, किससे, जो ए बचेगा उससे, मतलब 90 मल्टीप्लाई कितना करेंगे जी, देखिए 90 से कितना टाइम्स लगा 1 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बच गया 45, यहाँ पे रिमाइंडर बचा। अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, गौर से समझिएगा, इसको हम लोग बी वाला को फिर से आगे लिख लेते हैं, 90 को आगे लिख लिए। अब 90 को किससे भाग देना है, ए वाला जो रिमाइंडर बचता है ना उससे डिवाइड करना है, यानी क्या लिखेंगे 45 और गुना कितना 2, अब रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। अब देखते हैं जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आपको भाग देते रहना है, मतलब अब ये जो लास्ट टर्म अब 0 आ गया तो इसको क्या बोलते थे, इसी को हम लोग HCF बोलते हैं, क्या बोलते हैं HCF, हेयर HCF इक्वल टू 45, ये आपको क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग समझेंगे, अब समझाते हैं, गौर से समझिएगा, क्योंकि अब जो बचेगा उसको अगले क्लास में आपको हम समझा देंगे, गौर से समझिएगा। यूक्लिड नामक साइंटिस्ट ने एक थ्योरम दी और उसका एक रिलेशन डेवलप की, उस रिलेशन का नाम है ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो एग्जामिनर आपको ये नहीं देखना चाहता, एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपको यूक्लिड थ्योरम आता है कि नहीं आता है। तो बी हैव यूक्लिड थ्योरम, मतलब यूक्लिड थ्योरम सब क्या लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जो आर का मान होगा ना 0 से बड़ा होगा और बी से क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। ये ऐसे अगर लिखिएगा एग्जामिनर तो समझेगा एग्जामिनर कि आपको जानता है, बहुत जानकार लड़का है, ऐसे फुल मार्क्स दे देगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे बच्चा पार्टी की तरह मत कर लेना एग्जाम में। अब देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो छोटा वाला से बड़ा वाला में रफ में मतलब भाग दे दीजिएगा, मतलब एक आपको 4th पेज में फोल्ड क्या होता है कॉपी को, तो साइड में आप रफ कर सकते हैं, मैथ ऐसे बनाते समय, तो रफ इधर कर दिए, छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग दिए, इस तरह से भाग, जो शेषफल बचता है ना फिर से भाग दे देते हैं किस में, बड़ा वाला में, वो इसमें, और फिर से इसमें 45 तो इसमें भाग दे दिए, देखिए ये यहाँ पे 0 आ गया ना कट करके, तो जिससे भाग लगा वही उसका HCF कहलाता था। ये आपको कब पढ़ते थे, 8th क्लास में पढ़े थे मैथ। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं बी हैव यूक्लिड थ्योरम, मतलब यूक्लिड थ्योरम अभी पढ़कर आए थे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है, और आर का मान 0 से बड़ा और बी से क्या होता था छोटा होता था। फिर क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ए जो लिखते थे मतलब बड़ा वाला संख्या जिसमें भाग दिया जा रहा है वो लिख लिए,
अब बी के जगह पे कितना 135, यहाँ से चीटिंग कर लीजिएगा, जिसमें भाग दे रहे हैं उसको आगे लिख लीजिएगा और जिससे भाग दे रहे हैं उसको बाद में। अब भागफल 1 आता था, 1 से गुना कर लिए। अब सोचिए इतना को हम लोग कैसे 225 को कैसे लिख सकते हैं, 135 प्लस 90 लिखेंगे तो 225 आएगा ना। इसी तरह से अब जो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे जो आ गया टर्म मतलब कि ऐसे नोट करते हैं, ये वाला कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये वाला कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये वाला टर्म कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये वाला टर्म कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। देख रहे हैं ना, 135 आगे आ गया, 90 से भाग दिए तो 90 गुना 1, 90 गुना 1, शेषफल कितना बचा था जी 45, ठीक है इस तरह से। और लास्ट में हम लोग देख दिए क्या 45 90 कट गया, यानी कितना यहाँ पे 0 हो गया। कम्प्लीटली HCF क्या निकल करके आ गया 45 निकल करके आ गया। अब इसी तरह से आपको और 2-4 क्वेश्चन NCERT का एक्सरसाइज फर्स्ट में आपको एक्सरसाइज 1.1 में दिया हुआ है। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा और बचा हुआ पार्ट को हम लोग अगली क्लास में आपको कंप्लीट करवा देंगे। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू टू एवरीबॉडी।